सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग में कम या ज्यादा भारत वर्सेस चीन। नमस्कार दोस्तों, हमारे मित्र अभिषेक त्यागी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ तो ये CLSA में काम नहीं किए थे, लेकिन आपको ये बता दूं कि हमने जब CLSA 2006 में छोड़ा था, हम जिस डेस्क पे बैठते थे, हमारे 6 महीने बाद ये उसी डेस्क पे बैठते थे। तो हम तो शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने उनकी गरिमा बहुत बढ़ाई थी। बहुत प्रेशर था अजय। कोई प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट हमने उन सब डेस्क के लिए बिडिंग करी थी कि जो समुद्र किनारे के डेस्क थे उनको वो 20-20 हजार रुपए बिके थे। मेरा डेस्क शायद 6-8 हजार रुपए बिका था। एक्चुअली ऑक्शन हुआ था, वो भी कमाल के दिन थे। सो त्यागी जी IIT रुड़की से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, XIMB से MBA हैं। टाटा स्टील में इन्होंने एक्चुअली फ्लोर पे जाके कोयले और आयरन ओर से स्टील बनते हुए देखा है। 3 साल काम किया है और पिछले 15-20 सालों से ये एनर्जी सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। और किसी भी देश को अगर गुड से ग्रेट जाना है, ऊर्जा की बहुत जरूरत है। बिना ऊर्जा के, चाहे वो हम कोयले से बिजली कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं, न्यूक्लियर कर रहे हैं, हाइड्रो कर रहे हैं, बहुत जरूरत है। और ऊर्जा की जो अभी होड़ चल रही है पूरी दुनिया में, 2-3 चीजों के लिए चल रही है। अमेरिका में AI के लिए नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, चाइना की अलग ही रिक्वायरमेंट्स हैं, और हम तो चूंकि ऑलरेडी तेल हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो अभिषेक, सबसे पहले तो धन्यवाद। थैंक यू अजय। थैंक यू वेरी वेरी मच। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारा बचपन, जब हम भारत में थे, बिजली नहीं रहती थी बहुत घंटों तक, ठीक है। वो जो भारत था और आज का भारत है, बहुत बदलाव हुआ है। तो पहले टोटल ऊर्जा में क्या चेंजेस हुए उस पर बात करते हैं, फिर कॉम्पोजिशन में बात करेंगे। श्योर। सी, इसका मैं आपको 2006 से उदाहरण देता हूँ, जब मैंने सेक्टर ज्वाइन किया था। ठीक है। तो भारत का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर का 124 गीगावाट था। अभी वो कैपेसिटी 500 गीगावाट से थोड़ा ज़्यादा है। वाह। उसके अलावा जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर था, वो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी केवल सोलर कैपेसिटी 127 गीगावाट है। Okay. So it is more than the total installed capacity which was there in 2006. Okay. Now आपने जिक्र किया कि कैसे पावर कट होते थे हमारे बचपन में। 2006 में भी केवल 68% पॉपुलेशन को पावर का एक्सेस था इंडिया में, ओनली 68%। 32% के पास बिल्कुल भी पावर नहीं था, और जो 68% के पास भी था, 3 से 4 घंटा पावर कट होना बहुत ही नॉर्मल था। एक्चुअली अभी भी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ अभी भी पावर कट होता है। अच्छा। पर आप तो देहरादून से हैं। अभी हम मेरठ में शिफ्ट कर गए हैं पेरेंट्स। अच्छा। तो 1-1.5 घंटे का पावर कट अभी भी होता है, जबकि अभी एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि हर जगह पावर कनेक्टेड है। पहले तो 32% जगह पावर था ही नहीं। सो एक बहुत बड़ा 2018-19 में भारत ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेट अचीव किया। बाकी सारे देश जो हैं हमारे नेबरहुड में, ये सब 2006-2005 में ही अचीव कर चुके थे। क्या बात। सो बट हैविंग सेड दैट, दैट्स अ वेरी बिग डेल्टा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, बिल्कुल। 4 गुना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी जैसा बड़ा सेक्टर एक अभी देश में है। कोयले का उत्पादन उस टाइम लगभग 323 मिलियन टन था, अभी इट्स नियर 1 बिलियन टन से ज़्यादा है। सो जो कैपेसिटी का कैगर और कोल प्रोडक्शन का कैगर हैज़ बीन नियरली 7 to 8%। ठीक है। सो विच इज़ अ वेरी compared to the GDP growth rate, it's a very good rate to actually have increase your power capacity by. So I think that is the main differences, perhaps what was the sector looking in 2006 versus now. प्राइवेट सेक्टर का एक और मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जो जस्ट टू मेक अ डिफरेंस हाउ इट वाज। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन कैपेसिटी एडिशन इन 2006 में लगभग 12% था। अच्छा। वो अभी 50% है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, आप हाइड्रो को एक साइड करते हैं, और जो बाकी है उसके अंदर पावर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 90% से भी ज़्यादा है। क्या बात। So, the policy framework has been such that, private sector was
involved in the development of this sector. So I think obviously कई सारी गलतियों के बाद policy framework has been refined, and we can see capital coming into the sector from private sector as well. ओके, इनफैक्ट इस पे एक ही चीज़ आपने जो कहा ना कि शायद हर तीसरे भारतीय के पास बिजली थी ही नहीं आज से 20-25 साल पहले, अभी पेनिट्रेशन काफ़ी हो गया है। आप लोगों को नासा की वेबसाइट पे जाना चाहिए, और नासा ने रात की एक फोटोग्राफ ली है पूरे दुनिया की, जिसमें भारत की 2006, 7, 8, 9 करते 2023 तक है। आप क्लियरली देख सकते हैं उसमें कि नासा की पिक्चर तो रियल है, कि जैसे इन्होंने मीरठ, यूपी, गोरखपुर, इन सब जगहों की जो बात करी है, 2006 में आपको बिल्कुल अंधेरा दिखेगा और 2023 में आपको पूरे भारत में दिवाली दिखेगी। सो इलेक्ट्रिफिकेशन वाकई हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो मैंने जो अध्ययन किया है, कि बिजली तभी पहुंचती है जब सड़क पहुंचती है जी, क्योंकि आपको बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, ट्रक भेजनी है, तो अगर बिजली पहुंचानी है तो सड़क, तो इससे सड़क और बिजली साथ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल। सो दोनों चीज़। और इसका एक और एनेक्डोट आपको मैं बताता हूँ। मैं वरुण बेवरेजेस से मिलता रहता हूँ, तो गांधी जी उनके CFO हैं। तो मैंने गांधी जी से पूछा, गांधी जी इलेक्ट्रिफिकेशन का आपको क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा, अजय पुराने ज़माने में यार वो बर्फ़ के डब्बे होते थे कोको कोला वाले, राइट, या पेप्सी वाले, और उसमें हमारा माल कम बिकता है। जैसे ही आप वीजी कूलर लगा देते हैं, जब आपको चीज़ दिखती है और लगातार ठंडी होती है, इनकी सेल 2 या 3 गुना हो जाती है। जस्ट द प्रेजेंस ऑफ वीजी कूलर। अगर बिजली पहुंच गई, वो वीजी कूलर लगा सकते हैं, लोकल डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए वो बिहार वगैरह में वो मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं। तो बिजली का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। दूसरा, कोयले का प्रोडक्शन इटसेल्फ जब 2006 में 323 मिलियन टन होता था, अच्छा, वो अभी 1 बिलियन टन हो चुका है। वाह, ओके, सो क्या वहां बात। पर भी 6 से 7% का CAGR है। So, and this is just domestic coal. Okay. India imports a lot of coal as well. अच्छा, So जो भारत का energy requirement है, वो domestically couldn't have been met over these years. तो अब कोयला भी इतना नहीं हम बना पा रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज कोल डिपॉजिट। Correct. See, हमेशा there are couple of issues here. हाँ। So कोयला दो तरीके का है। एक थर्मल कोल है, हाँ, जिसको हम पावर के लिए यूज करते हैं, हाँ, जिसके हमारे पास काफी रिजर्व्स हैं देश के अच्छा, अंदर। अच्छा, बट उसे निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए आपको यू हैव lot of requirement of mining equipment. You require clearances at the right time, and in the middle of 2007 and 8 we had a big scam, in terms of एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। mine allocations को जी। लेके. So that also reduce the speed of little bit in terms of getting clearances for coal, दो reserves बहुत है। Now दूसरा तरह का जो कोयला चाहिए वो होता है मेटलर्जिकल कोल, यस, जिसका बहुत ज्यादा इंडिया में रिजर्व्स नहीं है, बहुत ऑस्ट्रेलिया से आता है, राइट? मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, और वो कोयला आपको चाहिए स्टील बनाने के लिए। अच्छा, सो उसको कोकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं। वो कोयला लगभग 80-90% बाहर से ही आता है। नाउ थर्मल कोल ऑल्सो, जो इंडिया में कोस्टल प्लांट्स है, it makes sense to actually get coal from Indonesia than importing coal from all of जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां से आप उसमें ट्रेन में डाल के लेके आए। बेहतर है समुंदर से लाना बहुत सस्ता होता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन से, on a per energy basis. Yes, Okay. So बिल्कुल। because the कोयला typically इंडोनेशिया से लाते हैं, वो बेहतर क्वालिटी का होता है in terms of calorific value. So on a per unit basis, it is still makes sense to get that coal in the country for the coastal project. दूसरा रिक्वायरमेंट जो है आपका इम्पोर्टेड कोल का इज दैट हाई कैलोरिफिक वैल्यू कोयले को आप अपने डोमेस्टिक कोयले के साथ अगर ब्लेंड करते हैं तो आपका एफिशिएंसी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तो दैट एंड जो कोयला आप बाहर से लाते हैं उसमें सिग्निफिकेंटली लोअर एश कंटेंट होता है, so the pollution wise also it's slightly better. But another negative of an imported coal is it's very high sulfur.
अच्छा, and which is a big pollutant, sulfur dioxide, if it gets released in the air. So typically हर plant में अभी requirement है you have a बिल्कुल बिल्कुल। desulfurization unit. So that's an additional capex, but it makes sense to have it. Okay. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब हम नए नए सिंगापुर मैंने शिफ्ट किया था 2006 में, और हम जो H1 चलाते थे, चाइना में बीजिंग में ओलंपिक्स होने वाले थे। सो बीजिंग ने ये हर पावर प्लांट को कह दिया था कि डीसल्फराइजेशन आपको इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। सो एक दो चाइना की कंपनी सिंगापुर में लिस्ट हुई थी। एक कंपनी थी सीनो एनवायरनमेंट, उन्होंने बहुत सारे पैसे रेज किए यही थीम बना के, और सारे पैसे चुरा के उन्होंने ना कंपनी बैंकरप्ट हो गई। शेयर होल्डर्स लॉस सो मच मनी। आई जस्ट गॉट, ये डीसल्फराइजेशन की जो थीम आई थी, लेकिन बहुत जरूरी है ये करना। तो अब ये बताइए कि 7 से 8% हमने कोयले का प्रोडक्शन ग्रो किया है, थर्मल कैपेसिटी ग्रो करी है, सोलर कैपेसिटी ग्रो करी है। एक कंपैरिजन मुझे ये चाहिए कि भारत वर्सेस चीन कितना फर्क है इन टर्म्स ऑफ टोटल ऊर्जा और कहां यूज हो रही है। ठीक है, फिर एक और सवाल मैं मोबिलिटी के बाद में आता हूं। तो अभी इंडिया का टोटल पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट। ओके, चाइना का लगभग 6 गुना है, नियरली 3000 गीगावाट फॉर सेम पॉपुलेशन, राइट? नियरली सेम पॉपुलेशन, तो इंडिया भी थोड़ा सा आगे ही निकल गया। हाँ, हम थोड़े ज्यादा ही हैं। हाँ, सो पर 6 गुने का डिफरेंस है। सेम पर कैपिटा बेसिस पर भी ऑन कंजम्पशन साइड इतना ही डिफरेंस है। नाउ द पर कैपिटा इज आल्सो gets a little bit exaggerated for China because there's a different in the consumption basket. जी। सो भारत में जो इंडस्ट्री है वो अबाउट 40 से 45% आपकी ऊर्जा यूज करती है। ऑफ 100% 40 से 45% आपका वो है। ठीक है, जो हमारे कारखाने हैं। कारखाने, ठीक है। और 26% रेजिडेंशियल यूज है। ठीक है। वही नंबर जो आपका चाइना के लिए है वो लगभग 58-59% इंडस्ट्री है, एंड रेजिडेंशियल 16-17% है। पर जब आप पर कैपिटा से डिवाइड करते हैं, वो इंडस्ट्री ऑब्वियसली यूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which is there, and China is a manufacturing hub for the whole world. तो एक आई जस्ट इंटरजेक्ट हियर, तो 300 गीगावाट में 500 गीगावाट में 40% आप कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे कारखाने यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 200 गीगावाट। चाइना 3000 गीगावाट में ऑलमोस्ट 60%, विच इज 1800 9 गुना is just manufacturing energy usage. Yes. Okay. बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. And so that's on the consumption part of it. There's a huge difference, which is there. And installed capacity wise itself, the scale is 6 times. Now, जो change हो रहा है, so China is renewable energy में भी लगभग वर्ल्ड ओवर ही एक्चुअली 7-8 टाइम ऑफ जितना दुनिया लगाता है वो लगभग लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा चाइना अभी भी कोल बेस्ड कैपेसिटी लगा रहा है। ओके, अच्छा। so there is still some amount of coal based capacity which keeps on adding. And उसका एक रीजन ये है कि अभी even in China there is no scalable economical storage option, which is there, because whenever आप इतना सारा रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर रहे हैं, यू नीड समथिंग व्हेन this capacity is not generating, say in the night time or when the wind is not blowing. So आपको स्टोरेज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। So as of now कोयला और गैस acts as a balancing load. Okay, so you need to keep having that surplus capacity on कोयले की तरफ या फिर गैस की साइड में। So इसलिए there is still requirement to add fossil fuel based capacity, okay, because डिमांड बढ़ रहा है। आपने रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर दिया, बट आपको जब वो नहीं जनरेट कर रहा है उस टाइम में भी पावर सप्लाई करनी है, और हो सकता है आपका पीक डिमांड उस टाइम पर। जैसे रात को टिपिकली पीक डिमांड होती है कि हाउस होल्ड को भी बत्तियां जलानी है, घर पे फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन सूरज रात को नहीं निकलता है। राइट, सूरज दिन में निकल रहा है, तो आपको स्टोर दिन में करना पड़ेगा ताकि आप रात को यूज कर सकें, या फिर रात की यूसेज के लिए कोयला भी यूज करें। ओके, सो स्टोरेज ऑब्वियसली बैटरी इज गोइंग टू बी a very big thing for China especially, and then once it becomes scalable, I think every
other country will adopt that. Uh, जो भारत ने अभी एक नया तरह का जो टेंडर्स लाए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इट इज कॉल्ड, विच हैज अ मिक्स ऑफ विंड, सोलर एंड a battery. Okay, it's called dispatchable, firm and dispatchable renewable energy. Okay. Okay. So that contract will have all of these three capacities put together. कि दिन में आपका सूरज से जनरेशन हो जाएगा, शाम के टाइम पे विंड थोड़ा ज़्यादा ब्लो करता है, and then whatever is the requirement of peak requirement of a distribution company, उसके लिए आप थोड़ा सा storage capacity लगाओ, which is typically would be a battery. So इस तरह के टेंडर अभी पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, becoming more popular. And we'll see how they'll scale up. But that's the new, instead of plain vanilla wind and solar projects, you will have more of these hybrids plus some amount of storage components. Now China में basically अभी बोलते हैं जो भी renewable energy capacity अभी additional add हो रहा है, there is already a rule कि इसके whenever you're adding this, you have to add this much storage along with it. अच्छा. So that India will also follow. There is a guideline in terms of how much storage capacity should be there in the system. Discoms are already declared that, but it will take some time to implement, because people will have to set up these capacity, and it should be economical first of all. So, लेकिन एक चीज बताओ, चाइना ने स्टोरेज पे ध्यान इसलिए दे पाए कि ईवी पे उनका ध्यान 15-20 साल पहले चला गया था, राइट? और अगर आप ईवीज आप कर रहे हो तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, राइट? कि आपको डीजल की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, ओके? और हम चाइना की तरफ फोर्स भी नहीं कर सकते. वो कमांड इकोनॉमी में बोल सकता है कि यार आप ये लगाएंगे, आपको साथ में ये करना पड़ेगा. हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट? दूसरा, बैटरी इज एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है? वायबल है हमारे लिए कैसे हो सकती है? So तो इंडिया ने 2 अप्रोच लिया है स्टोरेज के लिए. एक बैटरी है, दूसरा है पंप स्टोरेज हाइड्रो. अच्छा. Pump storage hydro is one of the oldest existing technology for storing electricity, right? आप पानी को पंप करके ऊपर ले जाओ, वहां से नीचे ले आओ, और जब आपको चाहिए, ठीक. बिल्कुल. बट उसके लिए जो पंप स्टोरेज हाइड्रो को स्केल अप करने के लिए आपको 3 से 5 साल लगता है वो प्रोजेक्ट बनाने में. And there are many which are under construction right now in India, but significant more would be required. So battery के अलावा that's another technology where India is spending a reasonable amount of money to set up that capacity. So that's along with, that part की battery is too expensive. Pump storage hydro is a technology which doesn't require anything from outside India. बिल्कुल. Right? Which can be totally done internally, but it takes longer to execute. It is slightly more complicated EPC as well, okay, compared to a battery, which is plug and play. Right? So that is one. Now आपने पहले पूछा चाइना और हमारे उसमें जो difference है in terms of EV car. Right? Yes. So EV penetration in India is still very low. I think most of the success has come on the two-wheeler side of things, but charging station infrastructure, just अगर आप compare कर लें चाइना और इंडिया में मोटा मोटी लगभग 30,000 चार्जिंग स्टेशन है. ओके, बस. ओके, एंड कंपैरिजन टू इवन सिंगापुर जहां हम बैठे हुए हैं, वहां लगभग 14,000 चार्जिंग स्टेशन है. क्या बात कर रहे हो? और यही नंबर जो चाइना के लिए है वो 18 मिलियन 1.8 करोड़ चार्जिंग स्टेशन है. सिंगापुर में 14,000 हैं, इतने से शहर या देश कह लो, और पूरे भारत में भी 30,000 ही हैं. 30,000 है, और उसमें से भी दीज आर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन साइट. ये भी कंसंट्रेटेड हैं 3 या 4 जगह में, दिल्ली में, बैंगलोर, कर्नाटका इज द बिगेस्ट वन, बट आई थिंक विद इन कर्नाटका बैंगलोर परहैप्स विल बी द बिगेस्ट कंसंट्रेशन, एंड देन मुंबई में, एंड थोड़ा गुजरात में. अच्छा. ये 4-5 लोकेशन मिला के लगभग 76-77% है देश का जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. So there is a lot to go. So in terms of opportunity wise, I think there will be significant Huge. more, but there are reasons why it is not expanded as well, right? So because there are perhaps car requirements which are there, which meets the need of
500-600 किलोमीटर चलना चाहिए, right? बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल में, बिल्कुल। और तब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए चार्जिंग का. सो वंस दैट बिल्ड्स अप, तो पर साथ में होना पड़ेगा, साथ में होना पड़ेगा, राइट. और हम चाइना की तरह नहीं कर सकते पहले बना दो, बिल्ड एंड दे विल कम, बिकॉज करेक्ट. सो ऐसे चाइना में ये पहले भी बहुत बार हो चुका है. मतलब पहले आई थिंक 10-15 साल पहले वहाँ पे बहुत सारा विंड बेस्ड कैपेसिटी एडिशन होता था बिल्कुल इनर मंगोलिया में, और जहाँ पे कोई ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. सो बट वहाँ पर मैंडेट था उस टाइम पे केवल कैपेसिटी लगाने का, विच वाज मेट, and infrastructure came much later. So but now obviously China has a significant amount of transmission which has been built up to utilize those assets. But yeah, command economy के अपने challenges भी हैं और उसके फायदे भी हैं. ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हैं, तो पहले ट्रांसमिशन पे कुछ बात करना चाहूंगा. दो तरह है पावर. अगर आपने लेट अस अज्यूम कोयला जमशेदपुर में है या कहीं भी है, आपने वहां प्लांट लगा दिया, एनटीपीसी ने प्लांट लगा दिया, और रिक्वायरमेंट कलकत्ते में, तो जमशेदपुर से कलकत्ते तक आपको पावर पहुंचाना है, ट्रांसमिशन चाहिए. ठीक है. तो ट्रांसमिशन में 3 सवाल है. पहला सवाल सिर्फ पहली लाइन लगाना, कि जमशेदपुर से कलकत्ते तक हमने बिजली के खंभे लगा दिए, ट्रांसफर लगा दिए. एक तो इसकी जरूरत है पॉइंट ए से पॉइंट बी बिजली पहुंचाना. फिर जैसे जैसे कलकत्ता ग्रो कर रहा है, जमशेदपुर में आपको नए नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तो इस कैपेसिटी को आपको बढ़ाना भी पड़ेगा. ठीक है. तो भारत में तो कई जगह पहली बार ए से बी हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स और ये सारी चीजें, आप ही कह रहे थे कि कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. इन दोनों चीज पे मुझे बताइए कि पहले ट्रांसमिशन के चैलेंजेस क्या है और ट्रांसमिशन को बड़ा करने के चैलेंजेस क्या है. So transmission में see compared to a renewable energy project, which is the simplest form of generating assets, actually, Yes. right? Especially solar ones. There is the ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कई बार 1000 किलोमीटर तक का भी होता है, राइट. उसमें आपको कई जगह राइट ऑफ वे के चैलेंजेस होते हैं. एक एक खंबे के लिए 30-40 परमिशन चाहिए होते हैं कई बार. सो दिस इट्स अ बिग challenge to actually get the right of way first. Okay. Once you have that, implementation of that project takes about 24 months or 36 months. Now, compared to that, solar project can be set up in a 9 months to 1 year. Correct. So wind project maybe in 2 years. So transmission takes longer to execute, and there are challenges to execute it as well. There will be limited amount of EPC contractors who can do transmission as well. So compared to a solar one, perhaps, which is much simpler to do. So there could be a challenge in terms of getting EPC contractors at the right time when you need it, etc. So those are some of the challenges. Now, in terms of requirement of transmission, आपने बताया जैसे नया project है उसको पहले grid में connect करना है. So that's a basic requirement, right? Because it cannot be isolated, so it needs. But the दूसरा part ग्रिड स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं उसको. जैसे पॉइंट ए से पॉइंट ए बी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट डिमांड्स हैव चेंज्ड, एंड यू नाउ नीड टू फ्लो मच मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इट इज लाइक आपका हाईवे एग्जिस्टिंग है, पहले से ट्रैफिक जा रहा है उसमें, पर अभी वो इट्स फुली यूटिलाइज. सो अभी 4 लेन के हाईवे को आपको 8 लेन का हाईवे करना है. बिल्कुल उसकी तरह आपको ग्रिड स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट. Which is why it is important is that जो गुजरात और राजस्थान है, दोनों प्रदेश मिला के लास्ट ईयर 45% ऑफ सोलर जनरेशन इन दो प्रांतों में. बिल्कुल 40% ऑफ विंड जनरेशन में इन्हीं दोनों प्रांतों में. पर सारा डिमांड यहाँ पर कंज्यूम नहीं है. सो पावर हैज टू फ्लो फ्रॉम दीज टू स्टेट्स, मोस्टली इन द नॉर्थ. यस, राइट. सो उसके लिए आपको you need to keep adding lanes to the highway, which I just mentioned. So that is something which will happen. And second thing along with it is just about the electricity which is generated from wind and solar has is certain difference compared to what coal or gas based generation is. This is intermittent. It is and it has a lot of fluctuations. So the grid infrastructure which is required to cater to this, fluctuations and intermittency, needs to be much more robust.
Okay, so you अच्छा, need a much more smarter स्मार्ट, grid. हाँ, You need better forecasting with respect to भाई कल कितना generation हो सकता है, right? So you need all those tools to make the infrastructure much more efficient. It means more capex. So transmission में बेसिकली तीन तरह का केपेक्स हो गया। नए प्रोजेक्ट को ग्रिड से जोड़ने का, दूसरा एग्जिस्टिंग लाइन में और कैपेसिटी ऐड करने का, और तीसरा आई कैन मेकिंग इट मोर रोबस्ट एंड एंड स्मार्टर, एंड स्मार्टर। अच्छा, So ओके, that and this capex has been lagging behind. Okay, so and that leads to sometimes news flow आता है कि यहाँ पर congestion हो गया है. Okay, so and solar plants which are a must-run plant or a wind plant is a must-run plant in India have been asked to back down because the grid cannot take that. And why? Because the grid infrastructure is still lagging behind. So that will be a big challenge, which is there for optimal utilization of this new assets which are being created on the generation side. तो अभिषेक, अब बात करते हैं कि पैसा कहाँ बनेगा, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली हमें अपॉर्चुनिटी ये ढूंढनी है कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, बट ब्रॉडली वैल्यू चेन, आप जनरेशन, एनटीपीसी भी है, आप ट्रांसमिशन ओनर्स, पावर ग्रिड भी है, आप फाइनेंसियर्स हैं, आरईसी एंड सो ऑन, फिर यू हैव द बिग ट्रांसफॉर्मर मेकर्स, फिर हिताची है, जीई है, देन यू हैव द केबल मेकर्स, पूरी वैल्यू चेन है। सस्टेनेबल अगर इन्वेस्टिंग करनी हो, किसी को अगर एनर्जी का एक बास्केट बनाना, शुड इट बी कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लो? हाउ विल यू प्ले दिस? See, I think एक बात बिल्कुल जिसमें कोई डिबेट नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है sector में, अच्छा, right? और इस ग्रोथ की फंडिंग होनी है। बिल्कुल, सो और उसमें से 70 से 80% फंडिंग डेट से ही होनी है। So financiers will have a very good growth. Okay. Now, how they will lend it, how they factor those risks while lending, whom they're going to lend, how their book will look like. But growth बहुत ज़्यादा आने वाली है, और most of that growth will be funded domestically. Okay. There will be growth which would be requiring foreign capital too. Okay, because everything अच्छा, cannot be funded domestically. So there will be some amount of capital recycling which will happen outside. But for financiers जो specifically power sector को lend करते हैं, जैसे power finance हो गया, rural electrification हो गया, IREDA हो गया, and there are a couple of infrastructure specific NBFCs as well apart from these three, which will have significant amount of growth in their loan books for this sector, whether on the generation side or on transmission side of books. So that's one very clear part that funding तो चाहिए ही। ठीक है, दूसरा हो गया on the value chain में generation side of things. Nearly every pure play renewable energy company जो है अगले 7-8 साल में अपनी कैपेसिटी 3 से 4 गुना करने वाला, अच्छा, right? At least they are targeting that. Okay, so and there are a lot of projects which are underway, so there is a lot of truth in that as well. या या Okay. या So that will obviously lead to a very significant increase in capex. But in the near term, अगर आप उनका cash flow statement देखेंगे तो free cash flow would be negative. यस, Okay, so that is a reality of things. So you are looking at companies in a very high capex phase, okay, currently, and that will be also visible in that free cash flow is negative. So you have to wait for actually to see incremental positive free cash flow over a period of time. So but that's one part of the value chain which is high capex and high growth in EBITDA, but free cash flow still negative, okay, which would be there. On the equipment side, you can play it through, there are a number of these solar manufacturing companies, which have Yes. done IPOs in the last Yes. couple of years. So they will have significant amount of demand. India is discouraging imports, so they will have definitely an edge in terms of supplying to the requirement of generating companies. On the transmission side, पूरा value chain में आप the transmission companies who are creating these assets, like you have Power Grid and some of the others like IndiGrid Trust or
Adani Electricity, they will be growing their asset base significantly. और एक बार जब ट्रांसमिशन asset बन जाता है, उसके बाद this asset has very very low risk. बिल्कुल बिल्कुल Right? बिल्कुल। ये 90% EBITDA मार्जिन वाला बिजनेस है, कॉस्ट बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है आपके यहाँ, मतलब वेरिएबल ओनली कॉस्ट बेसिकली इज आपने फंड कैसे किया प्रोजेक्ट, सो इट बिकम्स द इंटरेस्ट कॉस्ट प्ले, right? So risk becomes very less. Risks are very high while the project is under construction. Correct. Right. So that's the play, which is on the transmission asset owners. But on the transmission equipment side of things and transmission EPC side of things, you have a lot of companies which are part of that value chain, whether it is transformer manufacturers, tower manufacturers, pure play EPC companies, switch gear manufacturers, then the ones who do automation for substations, which will be Siemens and the likes. Yeah. So there is a huge amount of value chain which will have significant growth as well as the sector grows. So across the sector है। मैं सोलर पे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि हमने कैपेसिटीज ओवर द लास्ट 3-4 साल बहुत लगाई है और बहुत सारी कंपनियों के आईपीओस भी हुए हैं। वारी, हमारे एक मित्र आए थे, इंसुलेशन सोलर एंड सो ऑन। लेकिन सोलर में आप ही कह रहे थे कि एक बॉटलनेक है, वो है पॉलीसिलिकॉन वाला। इसकी थोड़ी चर्चा करिए कि कहाँ कैपेसिटीज लग रही हैं, कहाँ आपको लग रहा है ओवर कैपेसिटी है और कहाँ बॉटलनेक हो सकता है। सो अभी जो सोलर में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी लगी है देश के अंदर, वो सोलर पैनल में लगी, बिल्कुल। विच इज नॉट the what should I say, technological edge of manufacturing. Panel is more of assembly. आप एक काम करो, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, एक बार सोलर की वैल्यू चेन समझा दो, तब हम समझ जाए कि हम कहाँ हैं और कहाँ हम दिक्कत हमें हो सकती है। ये बनता कैसे है? सो वैल्यू चेन में बेसिकली सबसे पहले आपको पॉलीसिलिकॉन चाहिए। ओके। पॉलीसिलिकॉन से ही पीएन जंक्शन बनता है। पॉलीसिलिकॉन से आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो इंगट बनता है। ठीक है, इंगट से काट के आप वेफर बनाते हैं, वेफर से आप सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल से फिर आप बाद में पैनल बनाते हैं। ओके। सो दैट्स द पार्ट विच इज देयर। अभी सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी आया है इंडिया का वो आया है पैनल में। नेम प्लेट कैपेसिटी लगभग 70 गीगावाट के लगभग है। लास्ट ईयर आई थिंक इंडिया एडेड अबाउट 18 से 20 gigawatt solar capacity. So on the panel itself, perhaps there is an overcapacity. All of that 70-75 is not perhaps fully operational. This is a nameplate capacity announcements based. यहाँ मैं आपके ऊपर पॉज करता हूँ। तो आप कह रहे हैं सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन लिया, उससे इंगट बना। ठीक है, इंगट लेट्स से ये किताब इंगट है। ठीक है, फिर इसको काट काट के आप पतले पतले वेफर बनाते हैं, इट्स लाइक डोसा। ठीक है, और फिर डोसे को काट के आप सेल बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। यही वैल्यू चेन हो गई ना। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको लेके इनगट, वेफर, सेल बना रहे हैं। इसके बाद क्या? सो सेल के बाद पैनल। सो दैट्स द लास्ट स्टेज। ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिला के एक पैनल बन गया। ठीक है, तो पैनल से बेसिकली आपका पैनल एज ऑलरेडी यू हैव असेंबल्ड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आप सोलर रेज विल कम, दैट विल जस्ट कन्वर्ट इनटू सोलर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर इसको भी फिर स्टोरेज, इवैक्यूएशन, वो सारी चीज। करेक्ट, उसके बाद आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, so you will require a transformer, you will require the whole thing which is required for any power generation. ठीक है, so ठीक है। उसके बाद का वैल्यू चेन सेम है compared to any other source of power generation. तो इंडिया में कैपेसिटीज ऑलमोस्ट, मैं सुन रहा था कि 100 गीगावाट होने वाली है फॉर दिस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। इज दैट ट्रू? या मैंने जो लास्ट नंबर देखा था अजय, वो लगभग 75 गीगावाट का था। बट वी आर टॉकिंग ऑफ, अगर 22 गीगावाट है, 75 इज ओनली विद तीन से भी ज्यादा मल्टीपल है उसका कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और cell manufacturing capacity again announced, nameplate is about 40-45 gigs. Okay. The problem is once you comes to wafer and ingot, that announced capacity is only 2.5 gigs. Okay. Oh. Okay. So that's the part where the requirement is still most being met by imports. Okay. So even announced capacities is still very limited. Okay. ऐसा क्यों? Why are we not backward integrating? Because ये करना बहुत आसान है।
दिक्कत यहाँ है दिक्कत वेफर से- इंगट में, राइट? फ्रॉम correct. पॉलीसिलिकॉन टू इंगट टू वेफर, राइट? Correct. So I think this is also slightly more complicated part of the value chain, and then you have a requirement of getting polysilicon, and polysilicon supplies typically most of it as of now is controlled by China. China. Right? So and and polysilicon prices, etc. It's all controlled by the way how China is बिल्कुल thinking of about बिल्कुल that. बिल्कुल बिल्कुल So I think that's where the a challenge is. But Indian government wants that there will be significant amount of wafer capacity and ingot capacity in India, uh, and there are they're encouraging people to set up those capacities. But as of now, as I mentioned, it's about 2.5 gigs is what the announcements are. I don't know how much the production actually is happening right ओके now, actually. ओके ओके ओके। तो इसमें भी देन एट सम पॉइंट हम चीन पे डिपेंडेंट रहेंगे। सोलर बिना चीन के आप नहीं बना सकते क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं से आता है। थोड़ा बहुत शायद आप कह रहे थे कोरिया जर्मनी से आता है, लेकिन प्राइमरीली चाइना। आज का यही सत्य है। आज का। तो अभिषेक, ये जो इनचैम सीरीज मैंने बना रहा हूँ, इंडिया चाइना अमेरिका, इसमें मैं ये भी अध्ययन कर रहा हूँ कि इन सब कंट्रीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट? 1978 तक, बिफोर चाइनाज व्हाट आई वुड से ओपनिंग एंड देन जी-ओपनिंग, भारत और चाइना मोटा मोटी एक ही जगह थे, ठीक है? वहां से चाइना टुक ऑफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, और हम एटलीस्ट हमारा करियर हम जब से हैं, हम सर्विसेज ओरिएंटेड रहे हैं। पहले ये बताइए कि एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो ऊर्जा की जरूरत है, सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग में कम या ज्यादा कहां चाहिए, फिर मैं आऊंगा कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जस्ट थोड़ा डेटा देता हूँ। इंडिया का इलास्टिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विद रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, ना 2006 से पहले तक ये नंबर 1 से थोड़ा ऊपर होता था, ठीक है? तो बेसिकली there was still manufacturing which was or industry which was dominating the GDP by then, okay? अच्छा, But उस टाइम पर भी सर्विसेज का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा था ऑब्वियसली, बट उस अगले डेकेड में सर्विसेज का शेयर इन जीडीपी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एंड दैट इज लेसर एनर्जी इंटेंसिव। सो जो इलास्टिसिटी है दैट केम डाउन टू 0.8 0.85, okay? Now along with this apart from services being a larger component which is less energy intensive, the manufacturing processes were also becoming energy efficient, okay? So every company was trying to be, like, whether it's steel manufacturing or steel, they have their internal target to become more efficient, so they were consuming less energy than what they used to do 10 साल पहले. So that also led to a reduction in the elasticity, which is good by the way, when you're being more efficient. But it's also a significant change in how your GDP was actually changing. Services became very big. बिल्कुल, It employed a lot of people, obviously. IT services, services, telecom, BPO. yes, And it was not energy intensive. So that was a great part of it. Now Indian manufacturing also became less competitive because the way भारत में प्राइसिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इंडस्ट्रियल पावर जिसको बेचते हैं हम, इंडस्ट्री को बेचते हैं, दे सब्सिडाइज रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर पावर, ऑफ कोर्स, राइट? सो देयर कॉस्ट increases significantly and it makes them difficult to compete with imports, yes, right? So अब भारत चाहता है ना हो कि to have more manufacturing in the mix of things. So there's a pivot, at least on the policy side, to have more manufacturing in the economy. And they have identified sectors कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में, इनमें हमें कैपेसिटी सेटअप करना है, हमें प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है, सो आत्मनिर्भर बनना है. बिल्कुल बिल्कुल. And they have announced schemes like PLI, etc. to encourage that. So see, amazing stuff like Kusum for solar pumps is an amazing scheme. PLI, of course, is an amazing scheme. You're so right. So now, so with manufacturing increasing again, and if it happens the way it is planned,
there will be an increase, in my opinion, in terms of this elasticity number. अच्छा. Okay. So which will imply more requirement of power. Okay. बिल्कुल. Now यही नंबर एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल वियतनाम का ले सकते हैं, ठीक है. वियतनाम का जो इलास्टिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विद जीडीपी इज 1.5 1.6. Okay, so that is mainly because they have so much manufacturing and you know, which in the overall GDP, that growth which they deliver requires a significant amount of energy, you know. But it's how each country has their own GDP composition. Okay, so China में ये नंबर जब 1978 से लेके जो 1990 के जो आप लगभग 12 या 15 साल रहे, that number increased significantly above Yes. 1 at that Yes. point in time, because that's when that transition of that economy was happening. So I think that's the current scheme of things. So India's share of services increased, the elasticity went down, then obviously COVID happened a little bit, so that data is, you know, nothing much happened at that point in time. But now with the pivot in the policy to have more manufacturing in the mix, there's a case that the growth, incremental growth in the GDP will be slightly more energy intensive. बिल्कुल. And obviously it meets government's requirement of generating more employment, which perhaps manufacturing can generate more employment than perhaps services, is what I think the government policies. ओके. फिर एनर्जी इंटेंसिटी इंडिया की इसलिए बढ़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है और मैन्युफैक्चरिंग की इंटेंसिटी जीडीपी में बढ़ेगी. वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां अगर आप देखें कि उनकी एफिशिएंसी के कारण उनकी ऊर्जा रिक्वायरमेंट कम हो रही थी, अब ये नया जानवर आया है एआई, और एआई कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर डेटा सेंटर्स. ठीक है. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो चाइना में भी हो रहा है बाय द वे, बिकॉज अगर दो बड़े इंजन हो गए हैं एआई के दुनिया में, तो वहां क्या हो रहा है, डेटा सेंटर एंड देयरफॉर एनर्जी की रिक्वायरमेंट. आई थिंक एआई की वजह से स्पेशली जो आई थिंक डिमांड फॉर रिलेटेड एआई रिलेटेड हैज बीन अपफ्रंटेड. अच्छा. एआई का ग्रोथ was expected, but I think the developments have on the technology front have been so fast that that growth has become really upfronted, and that's why no IT companies want to let go of this opportunity. Yes. So there's significant amount of capex which is being done to set up data centers so that you can have applications for AI, you know, which can be run. Latency requirements are there, so there's a concentration of where these data centers are being built also. So now US का अगर हम example ले लें, so that incremental demand which is coming in the economy versus the part where it was declining because of efficiency and outsourcing of manufacturing, that huge delta which is coming in terms of growth for energy is actually coming from data centers. बिल्कुल. Right. And that is true for, you know, for Japan as well. You know, that was the same story of energy efficiency, economy becoming more efficient in terms of how they're using the energy requirements. But then you have data centers, you know, and it's very important for a developed economy to actually be present, you know, for this new opportunity. So सारे data centers are concentrated around Tokyo, you know, as Yes. of now. Yes. Prime real estate, and there is incremental energy, you know, growth is being talked about in Japan, you know, that यहाँ पर अभी आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए compared to what it was in the past. So the trend reversal is there in terms of energy requirements of these economies as well. Interesting. So Western world needs more energy for AI. China always needs energy for everything, but they're optimizing through nuclear, through solar, renewables, and we need it primarily for manufacturing. No, इंडिया का भी AI रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा नहीं है, बट इंडिया का अभी एक्चुअली में देखा जाए तो डेटा सेंटर कैपेसिटी इज स्टिल स्मॉल एंड टाइनी, इज लेस देन आई थिंक अबाउट 1.5 gigs. ओके, 3 साल में वो दुगना हो जाएगा, और 2030 तक IEA का एस्टिमेट है कि 17 गीगावाट capacity, data center capacity India में होगा. Okay. So the total demand currently from data center will be less than 1% for India, but this will become maybe 3.
okay, by 2030. Hmm. Okay, so that's based on very rough estimates, which are there as of now, because number of things can change between now and 2030. One is the data centers can become more energy efficient. As of now, PUE 1.35 or 1.3 है, that can become 1.2. So, that itself can happen. And that AI adoption, which has been talked about, that might be slower than what currently is being anticipated itself. So there are a number of variables on that front as well. अगर हम अमृतकाल की बात करते हैं कि 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी, पहला वो, दूसरा आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब ये बताओ कि अगले 15-20 साल में हमारी ऊर्जा कहाँ जानी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर और एक अच्छा विकसित नहीं होगा पता नहीं कि कैन एवरीवन बिकम विकसित, नॉट श्योर, बट एटलीस्ट एक डिसेंट मिडिल क्लास सोसाइटी विथ मिडिल इनकम सोसाइटी हम बन पाए। केवल पावर रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, हाँ, और अज्यूम करते हैं इसके लिए सर्टेन अजम्पशन, ब्रॉड अजम्पशन हम ले लेते हैं कि अभी से लेके 2050 तक या 2047 तक हाँ, भारत का रियल जीडीपी लगभग 6% से बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। It's then and intensity of power or the elasticity for power demand remains at around 1, okay, which currently is around less than 1. yes, But I'm assuming manufacturing pivot and the rest of it, it becomes 1 ठीक है, average over a period of time. So भारत का capacity लगभग जो भी 500 गीगावाट है, that should be about close to 3000, which is somewhere close to where China is currently अच्छा, हाँ, in 2050 में। ओके, So that should be the case with a 6% growth in real GDP. Okay. ओके, So, and in my opinion, if there is a reasonable pickup on the storage side of जी, things, coal capacity जो अभी 224 गीगावाट है, that should peak at around 345 या लगभग 300-350 गीगावाट के लगभग पे it should peak, and that should peak at around to 2035 or 2038 at that time somewhere, and after that it should start declining as India retire its old coal-based projects and not replace them with new coal-based projects. So by that time there will be economical, scalable storage options which will be available for renewable energy, which might not require coal capacity to be added incrementally. इंटरेस्टिंग। तो फिर अगर और कोयले पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाता है और अगर हम बहुत ज्यादा रिन्यूएबल यूज करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉबेबली तेल की रिक्वायरमेंट भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी शायद थोड़ी कम हो जाए, स्पेशली मोबिलिटी में। करेक्ट। सी ईवी पेनिट्रेशन कितना रहेगा, आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट। आईसी इंजन जैसी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना 100% मुश्किल है, would be challenging. But in terms of reduction thing, as of now 82% of our oil requirements are imported. Yes. Even a meaningful reduction of it rather than becoming zero will be a huge gain for the economy. So in fact one reason जो चाइना ने ये किया है is China is also oil deficient, right? Yes. वो भी इंपोर्ट ही करते हैं, इसीलिए तो एटलीस्ट उन्होंने ये डिसाइड किया कि न्यूक्लियर करो, ठीक है, ईवीज करो, कि मैं दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं रहूं तेल के लिए। और दूसरी वो तो जियोपॉलिटिक्स का अलग डिस्कशन हो जाएगा कि 90 या 99% चाइना का तेल सिंगापुर से ही, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से ही गुजरता है, जो छोटी सी जगह है। तो अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकली लफड़ा होता है तो चाइना की एनर्जी की तो सोर्स ही नहीं है। सो एनीवे दैट इज फॉर सम अदर डे। अभिषेक जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच।